हेलो एवरीवन, वेलकम टू हनुमान स्टडीज़। ये वीडियो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 मेंस और ग्रुप डी की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए है और इस वीडियो में हम उनके लिए जनरल नॉलेज से बेस्ड 30 क्वेश्चन आंसर लेके आए हैं। तो आप इस 30 क्वेश्चन में से कितने सवालों का सही जवाब देते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि जिनको आता है उनके लिए रिवीजन और जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट रानी की वाव इज लोकेटेड एट। यूनेस्को के द्वारा जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर्ड है रानी की वाव, वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी यानी पाटन, गुजरात में। ओके, रानी की वाव इज लोकेटेड एट पाटन इन गुजरात एंड दिस साइट इज लोकेटेड नियर द रिवर सरस्वती, नियर द बैंक ऑफ रिवर सरस्वती। ये साइट जो है वो सरस्वती नदी के बैंक के तट पे बना हुआ है। ओके, पाटन गुजरात में। हमारा अगला क्वेश्चन है VLSI स्टैंड्स फॉर, VLSI का फुल फॉर्म क्या हुआ? और तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग IC बोर्ड्स। ओके, इंटीग्रेटेड सर्किट बोर्ड्स बनाने का ये प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को एक चिप बोर्ड में लगाया जाता है। तो VLSI स्टैंड्स फॉर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ओके, हमारा तीसरा क्वेश्चन है इंडस वैली सिविलाइजेशन इज अ। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है इनमें से कौन सा एज का है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। ओके, इंडस वैली सिविलाइजेशन इज अ ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। इसमें कोई डाउट नहीं रखना आप लोगों को, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो ब्रोंज एज सिविलाइजेशन है। ओके, हमारा चौथा क्वेश्चन है द डैश इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ द इंडियन यूनियन। इनमें से कौन है जो इंडियन यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, वो भी एग्जीक्यूटिव का? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए प्रेसिडेंट। ओके, प्रेसिडेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ द इंडियन यूनियन। राष्ट्रपति जो होते हैं वो इंडियन यूनियन के कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ हेड है एग्जीक्यूटिव के। ओके, हमारा पांचवा क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज द लोवेस्ट कंप्यूटर स्टोरेज साइज। इनमें से कौन सा जो है वो सबसे लोवेस्ट है कंप्यूटर स्टोरेज साइज? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी मेगाबाइट। मेगाबाइट इज द लोवेस्ट कंप्यूटर स्टोरेज साइज। मेगाबाइट के बाद आता है गीगाबाइट, उसके बाद आता है पेटाबाइट, टेराबाइट, उसके बाद आता है पेटाबाइट। तो इसमें जो सबसे बड़ा है हाईएस्ट जो है वो है पेटाबाइट, लेकिन जो सबसे लोवेस्ट है इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी मेगाबाइट। हमारा छठा क्वेश्चन है विच इज इंडिया स्लोवेस्ट ट्रेन करेंटली। अभी के समय में इंडिया का सबसे स्लोवेस्ट ट्रेन कौन सा है? अभी के समय में इंडिया का सबसे स्लोवेस्ट ट्रेन कौन सा है? तो इसका ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए यानी मेल्लुपयम ऊटी नीलगिरी पैसेंजर ट्रेन। ये जो ऊटी नीलगिरी पैसेंजर ट्रेन है ये माउंटेन में चलती है और इसका एवरेज स्पीड जो है लगभग 10 किलोमीटर पर आवर है। और एवरेज स्पीड जो है लगभग 10 किलोमीटर पर आवर है। तो ये इंडिया का सबसे स्लोवेस्ट ट्रेन है अभी के समय में। ओके, हमारा सातवां क्वेश्चन है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द रिटायरमेंट एज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस इज। भारत के संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के जज का जो रिटायरमेंट एज है वो कितना है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी यानी 65 ईयर्स। रिटायरमेंट एज ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज 65 ईयर्स। वहीं हाई कोर्ट के जजेस का जो रिटायरमेंट एज है वो है 62 ईयर्स। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का रिटायरमेंट एज 65 ईयर्स एंड हाई कोर्ट के जजेस का रिटायरमेंट एज 65 ईयर्स। तो हमारा सातवां क्वेश्चन था ये। हमारा आठवां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ प्रीवियस कमांड। इनमें से कौन सा कमांड जो है वो प्रीवियस कमांड को न्यूट्रलाइज करने के काम आता है? तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी अंडू। अंडू, और इसको हम लोग करते कैसे हैं? कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल जेड से अंडू। तो मतलब कि अगर हम लोग मान लो कि कोई लेटर टाइप किए हुए हैं उसको हटाना है विदाउट डिलीटिंग इट, देन वी कैन डू कंट्रोल जेड, अंडू हो जाता है उससे। अगर अंडू इज यूज्ड टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ प्रीवियस कमांड। इट इज आवर 8th क्वेश्चन। आवर 9th क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ द यूनियन टेरिटरी दमन एंड दीव। इनमें से कौन सा है दमन एंड यूनियन टेरिटरी दमन एंड दीव का कैपिटल? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए दमन। ओके, दमन इज द कैपिटल ऑफ द यूनियन टेरिटरी दमन एंड दीव। दमन जो है वो यूनियन टेरिटरी दमन एंड दीव का कैपिटल है। ओके, हमारा 10वां क्वेश्चन है मणिकर्णिका वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स। मणिकर्णिका ओरिजिनल नेम था इनमें से किस फ्रीडम फाइटर्स का ओरिजिनल नेम था? तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी रानी लक्ष्मीबाई। ओके, मणिकर्णिका वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ द रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई जो कि झांसी की रानी थी और इनका जन्म हुआ था 1828 में। ओके, 1828 में। ओके, हमारा 11वां क्वेश्चन है
विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स पर्सन इज नॉट करेक्टली मैच्ड विद देयर रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन, इनमें से कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिसको उनके स्पोर्ट्स से करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो जीटी राय शूटिंग से, पीवी सिंधु बैडमिंटन से, दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक से, ये सब सही हैं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी यानी साक्षी मलिक बॉक्सिंग से। साक्षी मलिक वॉज एन इंडियन रेसलर, तो ये बॉक्सिंग से रिलेटेड नहीं है। साक्षी मलिक जो है वो रेसलर थी। ओके, हमारा 12वां क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज रिटन बाय डॉक्टर अब्दुल कलाम, इनमें से कौन सा किताब डॉक्टर अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया। ओके, तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी द लाइफ ट्री। ओके, द लाइफ ट्री इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स रिटन बाय अब्दुल कलाम। लाइफ ट्री जो है इसमें पोएम्स का कलेक्शन है जिसे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया है। तो हमारा ये था हमारा 12वां क्वेश्चन। हमारा 13वां क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स डज नॉट कंटेन अ पोर्शन ऑफ द थार डेजर्ट, कौन सा भारत का राज्य है जिसमें थार डेजर्ट जो उसमें सम्मिलित नहीं होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश इज दैट इंडियन स्टेट विच डज नॉट कंटेन अ पोर्शन ऑफ थार डेजर्ट। वहीं गुजरात, हरियाणा, पंजाब एंड राजस्थान, ये जो चार स्टेट हैं यहाँ पे थार डेजर्ट अपने बाउंड्री को टच करता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में थार डेजर्ट नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। अब 14th क्वेश्चन इज द प्रेजेंस ऑफ फ्री डैश इन अ सब्सटेंस मेक्स इट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनमें से कौन सा चीज़ है जो फ्री स्टेट में अवेलेबल है सब्सटेंस में, जिसकी वजह से वो सब्सटेंस एक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन्स। द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब्सटेंस मेक इट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, किसी भी सब्सटेंस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स का प्रेजेंस होने की वजह से दैट बिकम्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हमारा 14वां क्वेश्चन था। हमारा 15वां क्वेश्चन है द मरीन गोंडवाना फॉसिल पार्क इज लोकेटेड इन, मरीन गोंडवाना फॉसिल पार्क जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है मरीन गोंडवाना फॉसिल पार्क, छत्तीसगढ़ में मरीन गोंडवाना फॉसिल पार्क लोकेटेड है। हमारा 16वां क्वेश्चन बेंडिंग ऑफ लाइट एट द बाउंड्री बिटवीन टू मीडिया इज द इफेक्ट ऑफ, जब लाइट का बेंडिंग होता है दो मीडिया के बाउंड्री पे, ओके, तो किसका इफेक्ट की वजह से होता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी रिफ्रैक्शन। ओके, रिफ्रैक्शन की वजह से लाइट जो है वो बेंड करता है दो मीडिया के बाउंड्री पे, तो रिफ्रैक्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। हमारा 17वां क्वेश्चन है फ्रीडम फाइटर्स भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव वर हैंग्ड फॉर द मर्डर ऑफ, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किसके मर्डर के जुर्म में फांसी की सजा सुनाई गई थी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी जेपी सॉन्डर्स। ओके, जेपी सॉन्डर्स के कत्ल के सजा में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई थी। तो यह था हमारा 17वां क्वेश्चन। हमारा 18वां क्वेश्चन है सिस्मोलॉजिस्ट डू नॉट प्रिडिक्ट वेयर मेजर अर्थक्वेक्स आर लाइकली टू अकर बेस्ड ऑन, सिस्मोलॉजिस्ट जो है यानी अर्थक्वेक के बारे में जो स्टडी करते हैं तो वो किसके बारे में प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं कि अर्थक्वेक जो है इनमें से कौन सा पॉइंट है जिससे रिलेटेड में वो अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट नहीं करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी। It means the position of planets. Depending upon the position of planets, they do not predict the major earthquakes likely to be occur. तो position of planets से earthquake का occurrence नहीं पता चल सकता है। हमारा 19वां क्वेश्चन है Who among the following has served as the finance minister of India? इनमें से कौन है जो कि फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया के तौर पे भारत को सर्व किया। इसका जो सही आंसर है वो है प्रणब मुखर्जी। अभी इसमें ABCD मिस हो गया है, लेकिन जिसका सही आंसर है वो है प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी ने भारत के फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे इंडिया को सर्व किया है। हमारा 20वां क्वेश्चन है द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया वंदे मातरम वॉज कंपोज्ड इन विच लैंग्वेज। तो वंदे मातरम जो हमारे देश का राष्ट्रीय गीत है ये दो लैंग्वेज में कंपोज किया था, संस्कृत एंड बंगाली में। तो जो गिवन ऑप्शन है इनमें से जो सही आंसर है वो है संस्कृत। तो वंदे मातरम वॉज कंपोज्ड इन संस्कृत लैंग्वेज। ये था हमारा 20वां क्वेश्चन। हमारा 21वां क्वेश्चन है कैडेवर रेफर्स टू, कैडेवर इनमें से किसको रेफर्स करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी A dead human body used for anatomy. ओके, एनाटॉमी मतलब कि वो डेड ह्यूमन बॉडी जिसे रिसर्च वर्क या फिर मेडिकल वर्क के लिए यूज किया जा रहा है तो उस डेड बॉडी को कैडेवर कहते हैं। तो कैडेवर रेफर्स टू अ डेड ह्यूमन बॉडी यूज्ड फॉर एनाटॉमी। ये हमारा 21वां क्वेश्चन। हमारा 22वां क्वेश्चन है कि द कमर्शियल एंड मार्केटिंग आर्म ऑफ इसरो इज, कमर्शियल और मार्केटिंग आर्म जो है इसरो का वो इनमें से कौन सा है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए यानी अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, कमर्शियल और मार्केटिंग आर्म ऑफ इसरो इज अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और ये इसलिए है ताकि वो इसरो के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को प्रमोट कर सके एंड इट कम्स होलली अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो कमर्शियल एंड मार्केटिंग आर्म ऑफ इसरो इज अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड। हमारा 23वां क्वेश्चन है Dash Lake is suspected to have developed due to impact of a large meteorite in Deccan basaltic rocks of Cretaceous age.
इसमें से कौन सा लेक है जो कि मीटियोर के गिरने की वजह से फॉर्मेशन हुआ उसका? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए लोनार लेक। लोनार लेक के बारे में माना जाता है कि वो ये सिचुएटेड कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में। ओके, तो लोनार लेक के बारे में माना जाता है कि ये मीटियोर के गिरने की वजह से वहाँ पे एक गड्ढा हुआ और बाद में ये एक लेक का फॉर्मेशन हुआ। तो हमारा 24वां क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन रिगार्ड्स टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी? ओके, तो इनमें से कौन सा चीज़ जो है जो जीएसटी के रिगार्डिंग में सही नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी कि इट इज़ अ डायरेक्ट टैक्स। ओके, तो ऑप्शन बी यानी जो जीएसटी है वो डायरेक्ट टैक्स नहीं है, वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है और ये लग्जरी टैक्स को भी रिप्लेस नहीं करता है। ओके, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी इट इज़ अ डायरेक्ट टैक्स, इट इज़ नॉट ट्रू रिगार्डिंग द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ओके, हमारा 25वां क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फेयरली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है? इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी ग्रेफाइट। ओके, माइका, बेकलाइट, ड्राई एयर, ऑल ऑफ दीज आर नॉट द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन उनका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी ग्रेफाइट विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, हमारा 26वां क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज? हाइट ऑफ इमेज टू दी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो होता है उसे कहा जाता है मैग्निफिकेशन, उसे कहा जाता है मैग्निफिकेशन। ओके, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी यानी लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू दी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा 26वां क्वेश्चन। हमारा 27वां क्वेश्चन है, एल नीनो रिफर्स टू टेम्परेचर एनोमली इन द ओशन। एल नीनो जो है वो कि टेम्परेचर एनोमली से रिफर करता है, तो ये किस ओशन से रिलेटेड है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी पैसिफिक ओशन। और एल नीनो रिफर्स टू टेम्परेचर एनोमली इन द पैसिफिक ओशन। एल नीनो जो है वो पैसिफिक ओशन के टेम्परेचर से रिफर करता है। ओके, हमारा 28वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट वॉज कॉल्ड द ट्रॉय ऑफ द ईस्ट बाय द ब्रिटिश? इनमें से किस फोर्ट को ट्रॉय ऑफ द ईस्ट कहा गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा? तो इसका जो आंसर है वो है जिंजी फोर्ट। जिंजी फोर्ट इज लोकेटेड इन तमिलनाडु इन द साउथ ऑफ इंडिया, बट इसे ट्रॉय ऑफ द ईस्ट कहा गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। हमारा 29वां क्वेश्चन है, पाइथन इज, इनमें से पाइथन क्या है? तो इसका जो सही आंसर है दैट इट इज एन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेस्ड ऑन जावा। पाइथन जो है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और हमारा आज का 30वां और आखिरी क्वेश्चन है, द हड़प्पन सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड अराउंड 2500 BC इन व्हाट वी कॉल टुडे इज? हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो 2500 BC के समय में फ्लरिश हुआ था। अभी के समय में जो है वेस्टर्न इंडिया एंड पाकिस्तान। ओके, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी यानी वेस्टर्न इंडिया एंड पाकिस्तान। तो आपने इस 30 क्वेश्चन में से कितने सही वालों का सही जवाब दिया वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप NTPC CBT 2 या फिर ग्रुप 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये जीके के पॉइंट्स जो हैं वो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेंगे।